हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या समानताएं हैं और क्या क्या समानताएं होते हुए भी क्या क्या दोनों में डिफरेंस हैं। दोनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे, ओके ना। तो 100% तो सिमिलर है नहीं, बस अपन अनालॉजी में समझ सकते हैं कि ये लगभग लगभग इसके बराबर है, ये इसकी तरह बिहेव करेगा, लेकिन वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, उनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। उनको भी आज हम स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो ये देखिए, इधर अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट लिखा है, इधर मैग्नेटिक सर्किट लिखा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। ये ईएमएफ है जिसको अपन वोल्टेज भी कहते हैं, और वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज टर्मिनल के ऊपर जो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको वोल्टेज बोलते हैं। मशीन के जो सेल के अंदर जो जनरेट हो रहा है उसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कह देते हैं। ये रेजिस्टेंस है आर, इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट आई है जिसको कैपिटल आई से लिख देते हैं, ओके। ये हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट है। ये जो कोर है आपको ब्लू कलर के अंदर ये जो दिखाई हुई है, ये कोर है, और ये किसकी बनी हुई है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, ओके। इसके ऊपर अपन ने ये वाइंडिंग कर दी है इस तरीके से। इस वाइंडिंग में आई करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ओके। तो इसके द्वारा एक फ्लक्स सेटअप होगी। तो ये जो है अपनी फ्लक्स है फाई, इसको लिखते हैं फाई से। ये जो बीच का जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये एयर है, मैंने यहाँ इसको कट कर दिया है, बीच में एयर गैप आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि नेचर किस तरीके की होगी फ्लक्स की। तो यहाँ फ्लक्स थोड़ी फैल जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लक्स फैली है क्यों? क्योंकि बीच में एयर आ गई है। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग। इस इफेक्ट को क्या, फिनोमिना क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। तो ये फ्रिंजिंग कहलाती है, ओके। और बाकी फिर फ्लक्स इसी तरीके से इसके अंदर घूमते रहेगी। तो अपन इसको कंपेयर करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है या फिर कहें वोल्टेज, उसी तरीके से इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएमएफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू आई। या एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है? इसमें प्रवाहित करंट। तो यहाँ इसने क्या किया है, ये जो आपको टर्न नज़र आ रहे हैं और जो करंट फ्लो आई हुई है, इसने वो सेम काम किया है जो यहाँ पर एक बैटरी कर रही है। तो इस कंप्लीट चीज़ को किससे शो कर सकते हैं? एक बैटरी से। यहाँ ईएमएफ लिखा है, यहाँ मैं उसको क्या लिख दूंगा? एमएमएफ लिख दूंगा। और उस एमएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो एन इंटू आई से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। इस वोल्टेज की जो यूनिट होती है वोल्ट, वी से लिख देते हैं अपन इसको, और इसको लिखते हैं एम्पियर टर्न, 80 एम्पियर टर्न। इस तरीके से इसको शो कर देते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट, जिस तरीके से यहाँ करंट है, यहाँ देखो, यहाँ करंट फ्लो होती है, उसी तरीके से यहाँ फ्लक्स सेटअप होती है। तो यहाँ आई यहाँ फाई के बराबर है। तो ये था करंट जिसको अपन आई से लिखते हैं, यहाँ फ्लक्स जिसको अपन फाई से लिखते हैं, फाई के इक्वल हो गई, ओके। यूनिट एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर है और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। तो जिस तरीके से यहाँ करंट है उसी तरीके से यहाँ पर फ्लक्स होगी, ओके। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ जिसको मैंने आर से डिनोट किया है वो क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट का अपोज कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोज करे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ फ्लक्स के सेटअप होने का जो विरोध करे उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। तो जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है उसी तरीके से यहाँ रिलक्टेंस होगा, जो फ्लक्स के पाथ में अवरोध उत्पन्न करे, जो फ्लक्स को रजिस्ट करे उसको कहेंगे रिलक्टेंस। तो जिस तरह यहाँ रेजिस्टेंस है उसी तरीके से यहाँ रिलक्टेंस है। अब रिलक्टेंस को अपन इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, लगभग आर जैसा ही है, या फिर एस से भी डिनोट करते हैं, दोनों तरीके हैं। तो मैं यहाँ ना इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। दोनों ही सही है, आर से लिख दो, एस से लिख दो। रेजिस्टेंस को तो आर से लिखते ही है। तो रेजिस्टेंस इजकल्स टू ईएमएफ अपॉन करंट, अर्थात वोल्टेज वी अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस के इक्वल। तो रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के जैसा ही है, जैसा यहाँ ईएमएफ है वैसा यहाँ एमएमएफ है, जिस तरह यहाँ करंट है उस तरह यहाँ फ्लक्स है। तो रेजिस्टेंस तो वी अपॉन आई हो गया, यहाँ रिलक्टेंस एमएमएफ अपॉन फ्लक्स हो गया, ओके। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला
आर इजकस टू रो एल अपॉन ए, या फिर रो को क्या लिख सकते हैं, रो क्या है, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा क्या है, चालकता, कंडक्टिविटी, तो रजिस्टिविटी की उल्टी कंडक्टिविटी होती है, तो रो को 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं इंटू एल अपॉन ए। तो उसी तरीके से यहाँ जो रिलक्टेंस है वो हो गया 1 अपॉन म्यू इंटू एल अपॉन ए। ओके, या म्यू क्या है, परमेबिलिटी है, एबिलिटी टू परमिट फ्लक्स पास थ्रू इट, इसके थ्रू फ्लक्स के पास होने को जो परमिट करे उसको एबिलिटी टू परमिट फ्लक्स, है ना, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, ओके। देखें यहाँ ए क्या है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कोर, ये आप समझ रहे होंगे कि कोर कितनी मोटी है उसकी, है ना, उसके हिसाब से इस एरिया को मैंने क्या कहा है, ए कहा है। एल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की पाथ लेंथ, ये यहाँ से देखो, इसको यहाँ लंबाई को नापो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लेंथ है इसको बोल दिया मैंने एल। तो ये मैं इसको दूसरे वाले पेज में समझाता हूँ, ऐसे एक चीज़ को क्लियर किया है मैंने। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो फॉर्मूला था आर इजकस टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू एल अपॉन ए, और यहाँ जो फॉर्मूला था आर इजकस टू 1 अपॉन म्यू इंटू एल अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ जो सिग्मा है वो चालकता है जिसको अपन कंडक्टिविटी कहते हैं, एल कंडक्टर की लंबाई है, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ओके। यहाँ जो म्यू है वो परमेबिलिटी है, मैंने बताया था, एबिलिटी टू परमिट फ्लक्स, ओके। एल क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फ्लक्स की लंबाई है, ठीक है, फ्लक्स की लंबाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो लेंथ है उसको अपन एल से लिखते हैं। यहाँ जो स्मॉल ए है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और यहाँ जो कैपिटल ए है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर है, ठीक है। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, जिस तरह आर यहाँ रिलक्टेंस हो गया 1 अपॉन सिग्मा तो 1 अपॉन म्यू, तो सिग्मा जिस तरीके से है उस तरीके से यहाँ पर क्या है, म्यू है, एल एल ए और ए बिल्कुल सेम है, ओके। तो आई इजकस टू क्या हो गया, वी अपॉन आर होता है, तो यहाँ आई की जगह क्या होता है, फ्लक्स, तो वी की जगह क्या हो गया, एम एम एफ, और आर रेजिस्टेंस की जगह यहाँ रिलक्टेंस, तो आई इजकस टू वी अपॉन आर, तो फ्लक्स इजकस टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ओके। करंट डेंसिटी को अपन लिखते हैं जे से, और जे इजकस होता है आई अपॉन ए, तो उसी तरीके से यहाँ होती है फ्लक्स डेंसिटी जिसको अपन लिखते हैं बी से, बी इजकस टू 5 अपॉन ए, जिसकी यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला को टी से लिख देते हैं, ओके। और ये होती है सिंपल एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये तो थी कुछ सिमिलरिटीज़, है ना। तो सिमिलरिटीज़ में अपन ने देखो क्या क्या देखा है, मोटा मोटा ध्यान रखने वाला, जिस तरह यहाँ वोल्टेज था उस तरह यहाँ अपना क्या हो गया, एमएमएफ, ठीक है, एमएमएफ हो गया। जिस तरह यहाँ करंट है उस तरह यहाँ पर क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। जिस तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, रिलेक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह चालकता सिग्मा है उसी तरीके से यहाँ पर परमेबिलिटी म्यू हो गई, ओके। जिस तरीके से यहाँ पर जे है उस तरीके से यहाँ पर बी हो गया, ओके। तो ये था अपना सिमिलरिटीज़ कुछ, कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या सिमिलरिटीज़ है। और एक छोटा सा पॉइंट देखो, फ्रिंजिंग, एयर गैप के अंदर फैल जाना, फ्लक्स का फैल जाना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इन सिमिलरिटीज़ के होते हुए भी डिफरेंस क्या है, तो वो देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात है, करंट डज फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो होती है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो एक्चुअल में मूवमेंट है वहाँ पर। लेकिन यहाँ फ्लक्स डज नॉट एक्चुअली फ्लो इन ए मैग्नेटिक सर्किट, यहाँ फ्लक्स फ्लो नहीं होती है। फ्लक्स क्या है, जो फोर्स लाइनें हैं उनको शो करने का एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग अपने जो डोमेन्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, उसको फ्लक्स से शो कर रहे हैं। तो फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स सेटअप होती है, फ्लक्स फ्लो
नहीं होती है। वैसे अपन करंट को फ्लक्स किसे शो कर सकते हैं, वैल्यूज भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन करंट तो फ्लो होती है सर्किट में, जबकि फ्लक्स फ्लो नहीं होती है, फ्लक्स सेटअप होती है। फ्लक्स सेटअप होगी, कभी ये नहीं कहेंगे फ्लक्स फ्लो हो रही है। ओके, सेकेंड टॉपिक है करंट वुड नॉट फ्लो थ्रू द एयर एक्सेप्ट आर्किंग। करंट एयर के थ्रू पास नहीं होती है। जब भी करंट एयर के थ्रू पास होती है तो वो आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि वहाँ आर्क होगी, चिंगारियाँ होंगी, ठीक है ना। तो करंट एयर के थ्रू पास नहीं हो पाती, जबकि आपको पता है फ्लक्स इजीली एयर के थ्रू पास हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, लेकिन बस वो थोड़ी फैल जाएगी, उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट बोल देते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक पॉइंट है फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। किसी एक टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी है जो फिक्स होती है और वो करंट पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी पर परमेबिलिटी डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी करंट पर या करंट डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि परमेबिलिटी, जिसको अपन म्यू से लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने कहा भी था कि सिग्मा किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। जैसे सिग्मा होता है उसी तरह से यहाँ म्यू होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होता है, लेकिन ये वेरी करता है, ठीक है ना। म्यू चेंज होता है, बताऊँगा मैं म्यू, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तब डिटेल में कि म्यू किस तरीके से चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट लॉस, हैंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज करंट फ्लो। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस होगा तो उसके अंदर एक एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फॉर्मूला होगा I² इंटू R। तो जब तक हमें करंट को फ्लो करवाना है तब तक कंटिन्यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके, जब तक भी हमें करंट को फ्लो करवाना है तब तक कंटिन्यू उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो करंट फ्लो हो पाएगी। लेकिन फ्लक्स के केस में ऐसा नहीं है। फ्लक्स के केस में फ्लक्स एक बार सेटअप हो जाएगी, उसके बाद में उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर हीट लॉस हुआ है, इस तरीके से यहाँ कोई लॉस नहीं होता है। तो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिलक्टेंस, हैंस जिस तरह रेजिस्टेंस पर तो लॉस हुआ है I² इंटू R, लेकिन यहाँ रिलक्टेंस की वजह से कोई लॉस नहीं होता है। हैंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड ओनली क्रिएट द फ्लक्स एंड नॉट टू मेंटेन इट। इसको मेंटेन रखने में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक बार फ्लक्स को सेटअप करने में थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मेंटेन रखने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि करंट को जब तक फ्लो करवाना है कंटिन्यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट होती रहती है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस एनर्जी को वेस्ट करता है, जबकि यहाँ रिलक्टेंस एनर्जी को कोई वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, बहुत सिंपल भी है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर पॉसिबल, ठीक है, बट नो मेटल्स आर मैग्नेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या कहना चाह रहा है? जैसे अपना स्विच है, स्विच से अपन ऑन ऑफ स्विच करते हैं ना, फैन को ऑन करना है, स्विच के थ्रू ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, अपने को तो करंट का झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हमें पता है इसके अंदर वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही, जबकि हमें करंट का शॉक नहीं लगा है। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि जिसके अंदर आप जैसे चुंबक रख दो और चुंबक के बाहर बड़ा मैग्नेट रख दो तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ना आए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ ही जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक इंसुलेटिंग मटेरियल अब तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन बहुत जैसे परफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको कहें वो अभी तक कोई अवेलेबल नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, एक सिंपल सा टॉपिक था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। और जब मैग्नेटिक मटेरियल डिस्कस करेंगे उसके अंदर परमेबिलिटी और ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।